तो चलिए बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम एकलव्य टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 14 का डिस्कशन आपके सामने करते हैं और ये मैं आपसे वादा करता हूं, आपको बहुत सारे नए आइडियाज और बहुत सारे नए थॉट्स आपको इन सवालों के सॉल्यूशंस के अंदर मिलेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल भाई मेरे सामने जो आता है मेरे बच्चों, वो हमारा आता है आपका एरर के ऊपर। अपने को कह रहे हैं कि जो एरर है हमारा मोमेंटम में है ना, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम इज 100%। तो व्हाट इज द एरर इन काइनेटिक एनर्जी? तो बेटा देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाय 2m। और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हो, सर पावर टाइम्स जो रिलेटिव एरर होगा हमारा पी में, है ना, वो हमारा बेसिकली होगा रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी। आई गेस ये सारी बातें आपको पता होगी कि अगर हम वेरिएबल की पावर 2 ले रहे हैं तो पावर टाइम्स जो मोमेंटम में रिलेटिव एरर होगा, मतलब बेसिकली द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम अपॉन ओरिजिनल मोमेंटम इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे मेरा आंसर दे रहे हो कि सर अगर ये हमारा हमारा चेंज इन मोमेंटम अपॉन ओरिजिनल मोमेंटम अगर मेरा गिवन है 100% का चेंज हुआ है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर काइनेटिक एनर्जी का 200% सोच रहे होंगे। पर अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये जो शॉर्टकट है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन मोमेंटम, ये वैलिड ही छोटे चेंजेस के लिए होता है। इट इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल चेंजेस। ये बड़े चेंजेस के लिए, जैसे 100% के लिए ये वैलिड नहीं होता। 100% बहुत बड़ा चेंज है। तो अगर मोमेंटम का चेंज होता है 2%, तो आप आंसर काइनेटिक एनर्जी का लिखते हैं 4%। अगर ये होता है 6%, आप देते अपना आंसर 12%। इतना ठीक है। इससे ज्यादा अगर चेंज हमारा बढ़ जाता है, उस केस में आपको फिर प्रॉपर कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व करना है कि सर देखो ऐसा है कि जो हमारा नया मोमेंटम होगा वो पुराने मोमेंटम में 100% जो होगा वो ज्यादा होगा। ऐसे सोच के देख लो, मतलब प्रॉपर फिर आप इसे प्रॉपर मैथमेटिक्स से सॉल्व करिए। जो नया मोमेंटम होगा वो पुराने मोमेंटम में 100% का एरर है, मतलब 100% बेसिकली मान लेते हैं बढ़ गया। तो हम नया मोमेंटम जो निकालेंगे मेरे बच्चों, क्या निकालेंगे? पी। 100% का मतलब 100/100 परसेंटेज अगर आप हटाएं इंटू पी, तो अगर आप सॉल्व करेंगे जो नया मोमेंटम निकल के आएगा वो आएगा हमारा 2p। तो नया मोमेंटम अगर मेरे बच्चों हमारा 2p है, अगर मैं आपसे पूछूं भैया व्हाट इज द न्यू काइनेटिक एनर्जी, तो नए मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m, है ना, पी स्क्वायर बाय 2m, नए मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। तो इट इज 4 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर बाय 2m, 4 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर बाय 2m, एंड पी स्क्वायर बाय 2m इज मेरे बच्चों काइनेटिक एनर्जी। वैसे भी आप सोच के देखिए कि अगर हमारा मोमेंटम डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली हमारी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो नई काइनेटिक एनर्जी हमारी 4 गुना होगी। अब आपसे पूछा गया परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो मेरे बच्चों आप निकाल सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर मेरे बच्चों मैं निकालूं तो ये आएगी हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। तो मेरे बच्चों अगर आप इसको सारे को सॉल्व करें तो दिस इज 4k माइनस के 3k बाई के आपका 3 आ जाएगा। आप सॉल्व करिए तो 300% मेरे बच्चों आपका फाइनल आंसर निकल आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस वंडरफुल क्वेश्चन इज गाइस बेसिकली 300%। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बस यहाँ पे जो गलती नहीं करनी वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। बेटा देखो ये लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बच्चों ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। तो हमें कह रहा है कि परसेंटेज एरर इन u एंड v आर 2% ईच। मतलब वो हमें ये कहना चाह रहा है कि du बाई u इज बेसिकली इक्वल टू 2%। मतलब जो हमारा दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में रिलेटिव एरर है वो 2% है। और ऐसे ही मेरे बच्चों जो हमारा इमेज डिस्टेंस में रिलेटिव एरर है वो भी हमारा 2% है। हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहा है परसेंटेज एरर इन एफ। मुझे फोकल लेंथ में एरर निकालना है, मतलब df बाई एफ जो है वो हमारा कितने परसेंट में निकल के आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे बच्चों देखो इस बात को आप समझो कि ये जो आपके सामने लिखा है, मैं इसको उठा के अगर अगली स्लाइड पे ले जाऊं, मैं अगर आपके सामने इसे अगली स्लाइड पे ले जाऊं, है ना, मैं अगर आपके सामने, है ना, हाँ तो सॉरी, अच्छा ये सेम स्लाइड आ गई, कोई बात नहीं, अपन अगर आगे ले जाए। हाँ तो मेरे बच्चों अगर मैं इसे आगे ले जाऊं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, अगर मैं आगे ले जाऊं तो आपके सामने एक बड़ी मस्त चीज यहाँ पे बेटा लिखी हुई है कि ये आपके सामने अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं तो दिस कम्स आउट टू बी -1/v² इंटू डीवी। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास y इक्वल टू 1/x है तो आप 1/x को लिख सकते हो x रेज टू पावर -1। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, अगर मैं इसका dy बाई dx निकालूं तो पावर आगे आ जाएगी, -1 आगे आ जाएगा और x की पावर एक कम कर दो तो इट इज -1/x²। दिस कम्स आउट टू बी -1/x²।
तो अगर y हमारा 1/x है, y हमारा 1/x है, तो उसका जो डेरिवेटिव निकल के आएगा मेरे बच्चों, निकल के आएगा -1/x²। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, 1/v का डेरिवेटिव -1/v² इंटू dv, और ऐसे ही मेरे बच्चों ये u की पावर -1 है, तो आप इसे लिख देंगे -1/u² इंटू मेरे बच्चों du, और 1/f का डेरिवेटिव -1/f² इंटू मेरे बच्चों df, है ना। तो अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो आपके समक्ष ये रिजल्ट निकल के आएगा dv अपॉन v² प्लस du अपॉन u², माइनस माइनस अगर हम लगाएं, ये आ जाएगा आपके सामने 1/f² इंटू मेरे बच्चों df। आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर यहां पे प्लस साइन आएगा, यहां माइनस साइन आएगा, तो यहां आप माइनस ले लो, यहां प्लस ले लो। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे बेटा जब हम एरर निकालते हैं ना तो हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते, जब हम एरर निकालते हैं तो हमें बेसिकली हमेशा ऐड ही करना है। ये आपको कई बार एरर्स के अंदर बात बताई होगी, बिकॉज यहाँ पे हम एरर्स की बात कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये जो डीजू है ये +2% है, ये डीजू जो है मेरे बच्चों ये +-2% है। ऐसे जो डीवी है ये भी हमारा +-2% है। मेरी बात आप समझ रहे हो। तो एरर में हम एग्जैक्टली माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें ऐड ही करना है, ये बात आप याद रखिए। और अब मेरे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं अगर आपसे कहूं मुझे निकालना था df/f, है ना, तो मैं अगर f² का एक f जो है इसको इधर ले आऊं तो आपके सामने ये लिखा है dv/v², है ना, और प्लस मेरे बच्चों du/u², 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 और साथ ही साथ मेरे बच्चों आपका आ जाएगा इनटू फोकल लेंथ f, इनटू मेरे बच्चों फोकल लेंथ है। तो ये सारी चीज अगर आप मेरे बच्चों सॉल्व करें, ये आ जाएगी आपकी फ्रैक्शनल चेंज इन फोकल लेंथ। दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन फोकल लेंथ जो आपसे पूछी गई है, उसकी वैल्यू है dv/v² प्लस du/u² इनटू मेरे बच्चों f। तो आपको अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो कंक्लूड करनी है मेरे बच्चों वो ये है कि आपको du/u की वैल्यू गिवन है, तो आपको एक्चुअली u और v इसका डेटा भी चाहिए होगा, क्योंकि जब आप यहां पे पुट करेंगे ये dv/v नहीं है, ये v² है, तो dv/v तो लिख दोगे कि एक्स्ट्रा v चाहिए होगा यहाँ पे। dv/v की वैल्यू पता है 2%, लेकिन एक v साथ आएगा, तो यहां पे u भी साथ चाहिए होगा। तो आपको u और v की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको u और v पता होगा उससे आप फोकल लेंथ v निकाल लोगे, फिर वो फोकल लेंथ की वैल्यू भी आप यहां पे पुट करोगे, फिर आपका ये आंसर निकल पाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ये होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन विदाउट नोइंग द वैल्यूज ऑफ u एट v। ठीक है, तो ये सवाल किसी जमाने में इसी के अराउंड जेईई एडवांस के अंदर भी आ चुका है। तो आई गेस ऐसी ही चीज वहां पे आपको u और v गिवन थी और आपको एग्जैक्ट अपना एरर फोकल लेंथ के अंदर फ्रैक्शनल फॉर्म में देना था। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ऐसे सवाल बड़े अच्छे हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर यार मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद ध्यान से ना यूनिट्स नहीं देखे होंगे। यहां सेंटीमीटर है, यहां सब में मीटर है। तो आप देखो जरा मेरे बच्चों, 4.234 में आप ऐड करने वाले हैं 1.005 मीटर में कन्वर्ट करिए, उसमें फर्दर ऐड करेंगे। अगर मैं इसे भी मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो बाय 100 करूंगा तो यह आ जाएगा 0.02, मेरे ख्याल से 0 मेरे बच्चों अगर मैं बाय 100 इसे करूं, अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करूं 201, है ना, मीटर। तो आप इसे मीटर में, ये जो सेंटीमीटर है इसे भी मीटर में, तभी आप ऐड कर पाओगे ना, तभी आप ऐड कर पाओगे, तभी आप मेरे बच्चों क्या कर पाओगे, ऐड कर पाओगे। तो आप इसे ऐड करिए और फिर आप अपना मेरे बच्चों आंसर निकालिए। तो आप अपना आंसर मेरे बच्चों निकालें। यहां पे देखो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1, 4 और 5 यहां पे आ जाएगा मेरे बच्चों 9, 3 और 2 मेरे बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे मेरे बच्चों फिर आपका आ गया कितना, है ना, सॉरी आपको ऐड नहीं करना, मैं गलत कर गया बेटा, आपको वॉल्यूम निकालना है। आपको सॉरी मेरे बच्चों, सॉरी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो हाँ, तो आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, आपको मेरे बच्चों क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ही इज आस्किंग अबाउट द वॉल्यूम। तो बेसिकली ये 4.23 मल्टीप्लाई बाय आपको करना है 1.005, और अगेन ये मीटर में अगर आप कन्वर्ट कर लो तो 0.0201। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, मैं आपको सीधा बता देता हूं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा, देखो मीटर क्यूब के अंदर। तो मैं लिख देता हूं 0.0855, 0.0855, ये मैं आपको बता देता हूं मल्टीप्लाई करके जो आता है 36 आपका आंसर निकल आएगा। अब मेरे बच्चों जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूल आपने याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा रूल है, जितने टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं आपके फाइनल आंसर के अंदर उतने ही रिटेन होने चाहिए। तो हमारे यहां पे देखो, सॉरी, जितने टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट है उनकी जो लीस्ट वैल्यू है फाइनल आंसर में आपको मेरे बच्चों उतने ही रिपोर्ट करने हैं। तो आप यहां पे मेरे बच्चों देखो, यहां पे आपके 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो यहां पे आप लिख दीजिए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना। इसके अंदर, इस रीडिंग के अंदर भी 4 डिजिट है, इसके अंदर भी मेरे बच्चों कितने डिजिट है, 4 डिजिट है,
और अगर मैं यहां पे मेरे बच्चों देखूं, लेफ्ट वाला हमारा सिग्निफिकेंट जीरो नहीं होता, डेसिमल के बाद वाले जो होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे हमारे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो याद रखिए हमारे फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट रिपोर्ट होंगे जितने की हमारे इन सभी नंबर्स में लीस्ट थे। तो यहां तो चलो सब में 4 है, अगर मान लो यहां पे हमारे 2 होते, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता यहां पे मेरे दो सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो अगर मेरे यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होते तो उस केस में मैं फाइनल आंसर में 2 ही डिजिट अपनी रिपोर्ट करता। तो अब आप अपना आंसर जो है मेरे बच्चों 4 डिजिट में ही रिपोर्ट करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे कितने आ रही हैं, ये देखो राइट वाला डेसिमल के राइट वाला सिग्निफिकेंट होता है, तो ये सारे सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मुझे दिख रहा है मेरे 6 डिजिट सिग्निफिकेंट है, तो आपको 2 डिजिट ड्रॉप करने चाहिए। तो अगर मैं 6 को ड्रॉप करूंगा तो पिछू वाले में ये 6 5 से बड़ा है, तो ड्रॉपिंग के रूल्स है, पिछले वाले में 1 ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 0.08554। और अब मैं एक बार दोबारा 4 को ड्रॉप करूंगा, 4 5 से छोटा है तो सिंपली ड्रॉप हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 0.0855 मीटर क्यूब मेरे बच्चों। यस सर, ठीक है जी। तो यूजुअली जो पूरा आंसर आता है ना वो भी आपको ऑप्शंस में लिखा होता है, बट यूजुअली वो आंसर आप अपना मार्क नहीं करते, इन क्वेश्चंस की ये खास बात होती है, ठीक है, इसको दिमाग में मेरे बच्चों रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आई गेस आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है एक स्टूडेंट मेजर कर रहा है रॉड की लेंथ को और उसने 3.50 सेंटीमीटर पे लिखा। तो मेरे बच्चों अगर मान लो वो 3.5 सेंटीमीटर लिखता तो उस केस में लीस्ट काउंट हमारा कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि 3.5 के बाद आता 3.6 में 3.7, तो लीस्ट काउंट आता हमारा 0.1 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल जो स्केल होता है हमारा, जो नॉर्मल स्केल होता है उसके अंदर हमारा लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो उस केस में हम अपना आंसर देता सिंपली मीटर स्केल। बट अगर ये 3.50 तक जा रहा है तो मतलब जो मेरा लीस्ट काउंट यहां पे होगा वो हमारा, अगर 50 पे जा रहा हूं तो मतलब ये हमारा लीस्ट काउंट जो है ये 0.01 सेंटीमीटर है। तो लीस्ट काउंट अगर 0.01 सेंटीमीटर मतलब नॉर्मल स्केल का भी फर्दर 1/10, नॉर्मल स्केल का 0.1 होता है, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है, उसका फर्दर 1/10 अगर कोई जाए तो वो मेरे बच्चों जो होता है वो हमारा क्या होता है, वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर की ये स्टैंडर्ड बेटा वो होती है। तो देखो ये भी गलत हो गया, स्क्रू गेज भी गलत हो गया, यहां भी वर्नियर कैलिपर है, यहां भी वर्नियर कैलिपर। स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन यही होती है कि 10 डिविजन जो वर्नियर स्केल की होती है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये कोइंसाइड करती हैं 9 मेन स्केल डिवीजन से। ये स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन है, वही यहाँ पे मेरे बच्चों यहाँ पे लिखी गई है। तो बी बॉम्बे इज द राइट आंसर। यहाँ पे कुछ उसने कंस्ट्रक्शन को चेंज किया है, 20 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द 19 डिविजन ऑफ मेन स्केल। तो ये थोड़ा अलग है, स्टैंडर्ड वाला जो आपका रहेगा वो मेरे बच्चों ये वाला आपका रहेगा। तो दैट इज द राइट आंसर। और इसमें जो लीस्ट काउंट भी होता है वो भी आप याद रखिए, वो होता है आपका 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है जी, तो ये हमारा मेरे बच्चों हमारा विनय सर लीस्ट काउंट निकल के आता है। दिस इज माय बच्चों माय लीस्ट काउंट। ठीक है जी, तो इसका वेरी सिंपल, वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, सिंपली आप देखेंगे अपना बी ऑप्शन जो है मेरे बच्चों वो आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहे थे डायमेंशंस ऑफ इंपल्स एंड लीनियर मोमेंटम। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है अपने को, मुझे इंपल्स का डायमेंशन निकालना है, ओके, और लीनियर मोमेंटम का। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होनी चाहिए ये सेम ही है बिल्कुल, तो फॉर्मूला ही यही है, जो लीनियर इंपल्स होती है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होती है। तो जो डायमेंशन मोमेंटम का होगा वही इंपल्स का होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ही करेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। डायमेंशन ऑफ वर्क एंड टॉर्क आर सेम, ये भी बेटा बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर आप देखें वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क क्या होती है, आर इंटू एफ। तो अगर आप देखो ये भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। तो आई गेस बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यही आपका सही जवाब होगा। तो गाइस वेरी सिंपल, वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कोई मुश्किल वाला काम इसके अंदर नहीं है। टाइम कांस्टेंट एल बाय आर, बेटा ये सबको पता ही है, टाइम कांस्टेंट जो होता है वो एल बाय आर होता है, और टाइम कांस्टेंट आरसी भी होता है एलआर सर्किट और आरसी सर्किट में। तो चाहे मेरे सामने आरसी है चाहे मेरे सामने एल बाय आर है, इनका जो डायमेंशन होगा वो सेकेंड ही होगा, दैट इज T1। तो इनके जो डायमेंशंस होते हैं मेरे बच्चों वो टाइम के बराबर ही होते हैं। ये बहुत एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आई गेस ये रिजल्ट्स अगर आप याद ही रखें तो आपको पेपर में काफी मेरे बच्चों बेनिफिट मिलता है। डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आपसे पूछा गया है, तो मेरे बच्चों यहां पे ना आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है हीट चैप्टर में इन कंडक्शन टॉपिक, इट इज KA डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स। अगर आप ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला याद रखते हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। K इज माई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो बेटा ऊपर इधर हीट है, तो हीट को आप लिख सकते हैं M1 L2 T-2, है ना। हीट के जो यूनिट होते हैं वो वर्क, बेसिकली वर्क वाले ही होते हैं, तो वर्क का यूनिट यही होता है M1 L2 T-2। नीचे टाइम है, दैट इज T1,
इज इक्वल टू के इंटू एरिया, एरिया को लिख दो एल स्क्वायर, एरिया मेरा एल स्क्वायर है, ऊपर टेम्परेचर जो है मेरे बच्चों वो केल्विन है, और ये हमारा लेंथ ही है, डेल्टा एक्स इज बेसिकली माई लेंथ। तो मैं अगर इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो आप देखो के यूनिट जो निकल के आएंगे बहुत ही सिंपल है, m1 एल स्क्वायर, और टी को अगर मैं इधर ले जाऊं टी की पावर -3, और ये एल है, ये अच्छा ये एल से एक एल भी इधर कट जाएगा, तो ये L1 ही आएगा, ये L1 ही आएगा, यहाँ पे L1 ही आएगा, और केल्विन जो है मेरे बच्चों ये हमारा -1 आ जाएगा, केल्विन जो है वो -1 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के जो यूनिट्स हैं वो आपके सामने है, m1 L1 T -3 K -1, m1 L1 T -3 K -1। तो ए ऑप्शन मेरे बच्चों मेरा बिल्कुल सही जवाब है, ए इज माय एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो मेरे बच्चों देखो बहुत सीधी सी बात है, अगर आप इस फॉर्मूले को अपने जहन में रखें, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, तो यहां से आप स्पेसिफिक हीट का बड़े आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इट इज Q बाई ms। तो Q हमारा बेटा वही है वर्क m1 L2 T -2, m1 L2 T -2, नीचे मास, मास मेरा m1 है, ठीक है जी, और हमारा सॉरी बाई डेल्टा टी आएगा, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जो है मेरे बच्चों वो मेरा केल्विन है। ठीक है जी, तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूं, ये हमारा यहाँ से कट गया, तो स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन मेरे बच्चों निकल के आएगा L स्क्वायर T -2 एंड केल्विन -1, L स्क्वायर T -2 केल्विन L स्क्वायर T -2 केल्विन -1। सॉल्व करिए, सॉल्व करके बीमों पे आपका सही जवाब निकल आएगा। तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, डायरेक्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सेम डायमेंशन, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहा है इनमें से किसका सेम डायमेंशन नहीं है। तो मेरे बच्चों देखो यार, ये ना कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं, आपको क्विकली याद होनी चाहिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी नजर जा रही है स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस पे, इनका डायमेंशन सेम ही होता है, बिकॉज यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन तो हमारा डायमेंशन लेस होता है, डेल्टा एल बाई एल, इसका तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। तो जो डायमेंशन यंग्स मॉडुलस का होगा वही डायमेंशन हमारा स्ट्रेस का होगा। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। ये चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एंगुलर इंपल्स जो होती है, याद रखिए एंगुलर इंपल्स जो होती है, अगर मैं इसकी बात करूं, एंगुलर इंपल्स जो होती है वो होती है जैसे लीनियर इंपल्स होती है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स होती है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और ये मैं कई बार बोल चुका हूं कि एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर इंपल्स और प्लैंक्स कांस्टेंट, इनका सबका डायमेंशन इक्वल होता है, सबका डायमेंशन सेम होता है। रीजन क्या है, अगर आप वो बोहर मॉडल याद रखें, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, दैट इज इक्वल टू nh/2π। तो अब आप जरा यहां से सोचो बेटा, हमारा हमारा n और 2π कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम और h दोनों का डायमेंशन जो होगा मेरे बच्चों वो हमारा सेम होगा, और एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग, इट इज एंगुलर इंपल्स, तो इनका भी डायमेंशन जो होगा मेरे बच्चों वो सेम होगा। कोई अगर निकालना चाहे तो एक सेकंड में निकल भी जाएगा। आप देखो ये किसके बराबर एंगुलर मोमेंटम mvr, तो इट इज m1, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड L1 T -1, और साथ में R करोगे तो L1 एक और आ जाएगा, तो मतलब m1 L स्क्वायर T -1 आपका आंसर मेरे बच्चों निकल आएगा। अच्छा, अगर मैं वर्क और पावर की बात करूं तो शरेआम बेटा इनका डायमेंशन सेम नहीं है, तो आंसर तो निकल गया आपका, क्योंकि जो हमारी पावर होती है वो वर्क अपॉन टाइम होती है। तो बहुत ही क्लियरली इससे दिख रहा है कि पावर और वर्क का जो डायमेंशन है ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, और आपसे यही पूछा गया है किनका सेम नहीं है, तो आंसर इस क्वेश्चन का यही होगा। लेकिन अपन पूरा सॉल्व कर लेते हैं, देखो फाइनल आंसर तो यही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, आंसर हमारा यही है, यही है। लेकिन पूरा सॉल्व कर लेते हैं, हमारा ये वाला बचा है, इसका भी मैं आपको बता दूं कि लेटेंट हीट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनका डायमेंशन भी इक्वल होता है। लेटेंट हीट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनका भी इक्वल होता है। कैसे? लेटेंट हीट को अगर मैं निकालूं Q इज इक्वल टू बेटा m इंटू एल, तो अगर मैं यहां से लेटेंट हीट की वैल्यू निकालूं, इट इज Q बाई m, तो Q बेटा हमारा वही है m1 L2 T -2 अपॉन m। तो अगर आप यहां पे करोगे तो ये इससे कट गया, तो लेटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आता है L स्क्वायर T -2। ठीक है जी। और अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बेटा बात करूं तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है -gm/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी निकल के आती है मेरे बच्चों? -gm/r। तो यहां तो आप g और m और r सबका डायमेंशन पुट करो, या मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको थोड़ा सा ना, अगर आप बेसिकली gm/r का डायमेंशन आपको निकालना है, तो अगर आप वही फोर्स का जो फॉर्मूला है gm²/r², अगर आप उससे कंपेयर करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो ऐसे, इट इज gm/r इंटू m/r,
मुझे ऐसा लगता है, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। एम स्क्वायर को लिख लो एम इंटू एम, आर स्क्वायर को लिख लो आर इंटू आर। ये जो टर्म है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एफ इज इक्वल टू वीजी इंटू एम बाय आर। अगर बस मैं यहां से निकाल लूं तो जल्दी जल्दी मेरी वीजी की वैल्यू निकल के आ जाएगी एफ इंटू आर बाई एम। और बेटा वैसे ही सोच लो, एफ इंटू आर क्या होगी, एनर्जी, एनर्जी बोले तो हीट बाय मास, तो क्यू बाय एम। तो क्यू बाय एम जो है बेसिकली वो सेम ही डिमेंशन आ जाएगी जो आपने यहां पे निकाली है। तो बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड लेटेंट हीट आर इक्वल। तो ये इक्वल होते हैं, तो ए ऑप्शन भी मेरे बच्चों हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप लोग अपने आंसर को डबल वेरीफाई भी कर सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है जी। चलिए, वर्क और पावर की डायमेंशन सेम नहीं है, आपसे वही पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहे थे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दी फॉलोइंग। अच्छा जी, तो आपसे ना सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछी गई हैं। तो मेरे बच्चों देखो, सबसे पहला नंबर जो है मेरा वो आपके सामने कितना है, अगर आप यहां पे देखो वो मैं लिख देता हूं 4.800 इंटू 10⁻⁴। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती, और जो जीरोस डेसिमल के राइट में आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 4 है। तो जो सिग्निफिकेंट डिजिट है इसके अंदर उसे वो x कह रहा है, तो x की वैल्यू 4 है। इसके बाद वो कह रहा है कि अगला नंबर जो है मैं यहां लिख देता हूं 0.04080। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मेरे बच्चों, देखो जो तो जीरोस हमारे, ध्यान से सुनिए, जो तो सॉरी ये हमारे कितने 5, सॉरी 4.8000 है बेटा, सॉरी 000 है, यस। तो ये 000 है, ये 000 है, ये 000 है, ठीक है। तो 000 है, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे मेरे बच्चों वो 5 होंगे आपके, है ना, राइट वाले सारे जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब याद रखिए जो जीरोस लेफ्ट में आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ये वाले जो जीरोस हैं ये राइट में आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट जो निकल के आएंगे वो 4 निकल के आएंगे, 4080। और आगे फर्दर आ रहा है 3.010, आगे फर्दर आ रहा है हमारा 3.010। इसके अंदर बेटा अगर मैं थोड़ी सी भी बुद्धि लगाऊं, हमारे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे, तो z की वैल्यू भी 4 आ जाएगी, z की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। तो अब आपके समक्ष अगर ये सारा डेटा डिस्कस किया जाए, सर ये गिवन है x प्लस वाई माइनस z, x 5 है, y 4 है, z हमारा भी 4 है। तो ये इससे पूरा कट गया, तो फाइनल वैल्यू सॉल्व करके अगर आप निकालेंगे मेरे बच्चों वो 5 के बराबर निकल आएगी। तो सॉल्व करिए, फाइनल आंसर जो है मेरे बच्चों 5 के बराबर आपका निकल आएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी आपका। आपको कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज t। तो वही t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई k वाला आपका फॉर्मूला, 2 पाई रूट ऑफ m बाई k। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इनटू m बाई k। अच्छा मैं क्यों कर रहा हूं वो भी आपको भी समझ में आ जाएगा। तो आपको ये कह रहा है k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास। मास के अंदर जो एरर है वो 2% है, ओके। मतलब ये आपको ये कहना चाह रहा है कि जो dm बाई m है ये हमारा 2% है, एक हमें ये डेटा गिवन है। और हमें एरर इन टाइम पीरियड इज 1%, मतलब जो dt बाई t है वो मेरा 1% के बराबर है। हमें एक ये भी गिवन है, दिस इज इक्वल टू 1%, द परसेंटेज एरर इन दी वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मुझे इसकी परसेंटेज एरर निकालनी है, k में कितना होगा। तो अगर मैं k की बेटा वैल्यू निकाल लूं तो k कम्स आउट टू बी 4 पाई स्क्वायर m बाई टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m बाई टी स्क्वेयर। तो मतलब dk बाई k इज इक्वल टू dm बाई m प्लस 2 टाइम्स dt बाई t। मेरे बच्चों क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व है। तो जो हमारा बेसिकली चाहे हम डिवाइड हो रहे हैं चाहे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, तो पावर टाइम हमारा रिलेटिव एरर ऐड होके आपको नेट रिलेटिव एरर दे देगा। तो मतलब मास में रिलेटिव एरर आ जाएगा dm बाई m, टाइम में आ जाएगा 2 टाइम्स dt बाई d। तो अगर आप ये सॉल्व करिए आपका आंसर निकल आएगा। तो dm बाई m की वैल्यू मेरे बच्चों 2% है, दैट इज इक्वल टू 2%, और प्लस 2 टाइम्स dt बाई t जो है वो 1% है, तो 2 इंटू 1%। तो ये हमारा सॉल्व करिए, सॉल्व करके फाइनल आंसर मेरे बच्चों 4% हमारा निकल आएगा। तो फाइनल आंसर अगर आप मेरे बच्चों निकालेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 4%, ये 4% के बराबर मेरे बच्चों आपका निकल आएगा। वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका निकलता है यहां से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहे हैं फॉर अ सिंपल पेंडुलम, क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार जानदार सवाल है। कह रहे हैं एक सिंपल पेंडुलम है, लेंथ इज मेजर्ड टू बी 20 प्लस माइनस 2%। तो देख लो जरा, लेंथ जो है वो है 20 प्लस माइनस 0.2। तो परसेंटेज एरर इन लेंथ, मतलब बेसिकली अगर मैं निकालूं तो यह आ जाएगा 0.2 बाई 20 इंटू 100, अगर आप परसेंटेज एरर निकाल लो।
तो ये कितना आ जाएगा DL/L इंटू 100%। अगर आप करो कितना एरर आ गया मेरे बच्चों, ये आपका आ जाएगा 2/10 200 आ जाएगा 100, तो ये 1% आ जाएगा। तो बेसिकली 1% का एरर लेंथ में आ रहा है, 1% का जो एरर है वो लेंथ में आ रहा है आपका। ठीक है, तो मैंने यहां से लेंथ में एरर निकाल दिया। अब आपको ये कहना चाह रहा है कि आगे द टाइम ऑफ 50 ऑसिलेशंस जो है, बेसिकली 50 ऑसिलेशंस का, एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो टी है, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड टी है, तो 50 ऑसिलेशंस का जो टाइम होगा, बेसिकली 50 ऑसिलेशन का जो टाइम होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 40 प्लस माइनस 1। मैं फिर बता दूं, टी हमारा टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन है। टी जो है वो एक ऑसिलेशन जिसकी वैल्यू होती है 2π√L/g। तो एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो टी है, 50 ऑसिलेशन मतलब 50t, वो 40 प्लस माइनस 1 है। मतलब यहां से मेरे बच्चों आपको टी की वैल्यू मिल गई 40/50 प्लस माइनस 1/50, यानी कि 4/5 प्लस माइनस 1/50 आपको टाइम पीरियड के अंदर टाइम पीरियड की वैल्यू मिल गई। और अगर मैं पूछूं भैया परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, कितना परसेंटेज है टाइम पीरियड के अंदर, एरर कितना है, तो dt मतलब एरर, तो एरर की वैल्यू है 1/50 अपॉन मेरे बच्चों 4/5 इंटू अगर आप 100% करें तो आंसर आपको मिल जाएगा। और मैं क्लियर कट देख पा रहा हूं, मैं क्लियर कट देख पा रहा हूं, अगर मैं 50 से और इधर 10 से मल्टीप्लाई करूं, पूरा 50 से 50 कट गया, 100/40 करो 5/2 आएगा, ये सॉल्व करके 2.5% आएगा। तो टाइम पीरियड में एरर जो है, टाइम पीरियड में जो एरर है वो 2.5% है, और लेंथ में जो एरर है वो 1% है। अब आप मेरे बच्चों यहां से निकाल लो, टी स्क्र की वैल्यू जो निकल के आएगी इज इक्वल टू 4π² इंटू L/g। तो अगर मैं यहां से जी की वैल्यू निकालू, जी के अंदर एरर पूछा गया 4π² इंटू L/t², तो परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। तो लेंथ के अंदर जो एरर है मेरे बच्चों वो हमारा 1% है, मैं यहां देख लेता हूं, इट इज 1%। तो इसके अंदर हम ऐड करते हैं, टाइम पीरियड के अंदर जो एरर है वो हमारा 2.5% है, तो 2 टाइम्स ऑफ मेरे बच्चों 2.5%। तो अगर आप सॉल्व करें इट इज 1 + 5, सॉल्व करिए 6% मेरा आंसर निकल आएगा। तो दैट कम्स आउट टू बी 6%। फाइनली आप सॉल्व करो, दिस इज द राइट आंसर मेरे बच्चों। तो भाई इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत सारे नए आइडियाज, आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, सीरीज को पूरा फॉलो करें और अपनी सिलेक्शन के थोड़ा करीब जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम बच्चों।